गेट रिच के एक स्पेशल एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान से जिन्हें जाना जाता है मार्केट में अपनी जीनियस के लिए और आउटसाइड मार्केट अपनी दरिया दिली के लिए। मैं बात कर रहा हूँ मधु केला से। मधु जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज। ऑलवेज प्लेजर। आपसे बात करके हमेशा बहुत आनंद आता है। मुझे भी बहुत आनंद आता है। एक चीज़ हम अपफ्रंट क्लैरिफाई कर देते हैं, गेट्स रिच एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें हम बात करते हैं कि बड़ा कैसे बना जाए, अमीर कैसे बना जाए, पैसा कैसे कमाया जाए। इस सीरीज में अगर किसी स्टॉक का नाम लिया जाए तो एक प्रॉपर डिस्क्लेमर मान लीजिए, वो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस चीज़ का खास ध्यान रखा जाए। तो मधु सर, अ, आपकी स्टोरी काफ़ी फैसिनेटिंग रही है। मैं तो खैर काफ़ी क्लोज से आपकी स्टोरी को मैंने समझा है, लेकिन मैं सोचा कि थोड़ा वर्ल्ड के साथ भी शेयर किया जाए। तो आपकी पैदाइश हुई थी छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव कुरुड़ में। दस ठीक है, कुरुद कुरुड़ कुरुद। में। और वहाँ आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की थी। बस राइट। तो सोचा था कभी आपने कि इतना बड़ा मुकाम आप मार्केट में हासिल कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल कभी नहीं सोचा था। आपको ऑनेस्टली बोलता हूँ कि हमारा अनुज, जो हमारी अपब्रिंगिंग है, तो जब स्कूल में पढ़ता था तो गांव की पॉपुलेशन कुछ 4-5 हज़ार थी। हम प्योर हिंदी मीडियम में पढ़ते थे। मेरे मेरे पिताजी एक फार्मर हैं और उनका छोटी सी कपड़े की दुकान थी उस समय। तो हमारे लिए तो बेसिकली इट वाज लाइक, अगर आपने जीवन अच्छे से अपना बिता लिया, बहुत अच्छी बात है। बट समवेयर मेरे में एक एम्बिशन था कि मुझे कुछ करना है। और मैं इसीलिए इवन दो मैं हिंदी मीडियम में पढ़ता था, मैंने एक बहुत बड़ा मेरी स्टेप जिंदगी का लिया कि मैं बॉम्बे आऊँगा हाँ। और यहाँ इंग्लिश मीडियम में एमबीए पढ़ूंगा। और एक वो सोचना भी ना, अपने आप में एक बड़ा एम्बिशियस काम था कि मैं ये कर पाऊंगा करके। मधु सर, ये सही है कि आप 30 किलोमीटर साइकिल चलाकर कॉलेज जाया करते थे? एकदम सही है, बिल्कुल। तो एकदम सही है। तो एकदम सही है। वो हमारे गांव के बाजू में एक शहर है धमतरी करके। तो अनुज, उस समय वहाँ जाने का 2 रुपए लगते थे। अगर हम बस में जाओ या ट्रक में जाओ तो 2 रुपए लगता था। तो कभी ऐसा लगता था कि 2 रुपए ही बच जाए वो। तो इसके लिए कभी साइकिल में भी चले जाते थे, हाँ हाँ। कभी पैसे रहते थे तो ट्रक में चले जाते थे। ओके। पहली बार आपको कब लगा कि मुझे मुंबई जाना है और वहां से आगे की हायर एजुकेशन वहां से करनी है? तो आपको बोलता हूँ ऑनेस्टली, हम लोग जब बीकॉम खत्म हो गया ना तो हम्म। मैं हमारे कुछ दोस्तों के साथ बम्बई गोवा घूमने गए थे। हम्म। तो उस समय मैं पहली बार बम्बई आया। और हम लोग यहाँ पे 4-5 दिन रुके थे बम्बई में। तो मुझे बड़ा बहुत अच्छा लगा था ये शहर। यू नो बिल्कुल। तो बैक ऑफ माइंड जो बोलते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड में ये क्लियर था कि अब जाना यही है। हम्म। और उसके बाद मेरा बहुत ही एक अच्छा मित्र है, राहुल महावर करके। हम्म। तो वो बड़ा ब्रिलियंट था, उसका यूनिवर्सिटी में वो नंबर 1 था। तो वो उसने मेरे को बोला कि मैं तो एमबीए करने जा रहा हूँ। हम्म। पर जब उसने बोला कि एमबीए ना, फर्स्ट टाइम मैंने उसके मुंह से सुना कि एमबीए करके कोई कोर्स होता है। यू नो बट जो जिस हिसाब से हम लोगों ने दोनों ने रिसर्च किया और समझ में आए ना, हम्म। तो फिर मुझे पता था कि ये अच्छी चीज है और हम्म। ये अपने को करना है। हम्म। और फिर हम दोनों ही आए थे हम्म। वहां से, गांव से। ओके। अच्छा, एमबीए करने के बाद बहुत स्ट्रीम्स ओपन होती हैं, स्टॉक मार्केट में जाना, ये भी आपकी काफ़ी फैसिनेटिंग स्टोरी रही है। ज़रा उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो आपको रियल लाइफ बताता हूँ अनुज। हाँ हाँ। एंड चूंकि आपसे दिल का रिश्ता है, हाँ। तो बेसिकली क्या हुआ, मैं हॉस्टल में रहता था, सिडनम कॉलेज हॉस्टल में। एम कॉम करने के लिए, क्योंकि हमको एमबीए की पढ़ाई करनी थी, तो हमने एम कॉम करने का एडमिशन ले लिया। वहां पे ना उस समय हर्षद मेहता का दौर चालू हुआ था, 89 to 91। और वहां पे बहुत बड़े बड़े बाप के लड़के रहते थे और कुछ लोग स्टॉक मार्केट में एक्टिव थे। तो एक दिन ऐसे ही कोई आदमी स्टॉक मार्केट का फोन लगा रहा था, उस समय तो पब्लिक बूथ होते थे। हाँ। तो उसने सडनली बोला, आई मेड 5,000, आई मेड 5,000। मुझे लगा कि यार ये कुछ गलत है, लगता है ऐसे हाँ। एक फोन लगा के कौन 5,000 कमा सकता है, बिकॉज हाँ। हमने तो वो देखा नहीं था हमारे गांव में, राइट। हाँ। हाँ। दूसरे दिन मैं फोन के पास वापस जाके चिटक गया। हाँ। हाँ। तो वापस 3 लोगों ने बोला, आई मेड 2,000, 5,000। हाँ। तो फिर मैंने उन लोगों से पूछा और हाँ। जिस हिसाब से फिर थोड़ा काम किया, रिसर्च किया। हाँ। आई मस्ट से मार्केट इन मी लव एट फर्स्ट साइट। मतलब फिर उसके बाद ना अनुज, हम्म। मेरा बहुत क्लियर था, हाँ। मैं जीवन में और कुछ नहीं करूंगा, हाँ। मार्केट ही करूंगा। हाँ। तो मैं जब एमबीए में पहुंचा तो हमारे यहाँ कुछ 28-30 सब्जेक्ट होते थे।
हाँ, मैंने पूरा मेरा एमबीए का 30 सब्जेक्ट का पूरे जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट थे ना, हाँ, पूरे स्टॉक मार्केट के ऊपर किया। अच्छा, इंस्पायर एक मेरे को ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ऊपर एक टीचर ने प्रोजेक्ट करने को बोला था, तो मैं सेकंड फ्लोर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में गोयनका करके ब्रोकर है, मैं वहां पहुंच गया अच्छा, और मैंने मेरे टीचर को ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ऑफ अ ब्रोकिंग ऑफिस हाँ, हाँ, उस समय बना के दिया था। हाँ। तो आई वॉज वेरी वेरी क्लियर तो कि सारे सब्जेक्ट्स में आपने स्टॉक मार्केट का एंगल ढूँढ लिया। स्टॉक मार्केट का एंगल ढूंढ लिया हाँ, और स्टॉक मार्केट के ऊपर ही काम किया। हाँ, 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 हम लोग अनुज एक बहुत अच्छा अनुभव बोलता हूँ। हाँ, 89-91 में एमबीए का कॉलेज का दौर था। हमारी बैच ने, ऑब्वियसली वो मेरा ब्रेन चाइल्ड था, हमारी बैच ने एक इन्वेस्ट्रिक्स करके फेयर ऑर्गेनाइज किया था। एंड इन्वेस्ट्रिक्स वाज इन्वेस्टमेंट ट्रिक्स। हाँ, वो फर्स्ट टाइम डन बाय सोमैया कॉलेज इन 1990। तो मेरा ये बहुत क्लियर था कि ये मार्केट, ये फेयर के थ्रू ना मैं शेरवानी जी को जाके मिलूंगा, मैं विनोद अंबानी को जाके मिलूंगा, मैं एक नैना लाल किडवाई को जाके मिलूंगा, अदरवाइज मुझे कौन मिलेगा। हाँ, तो हम वो फेयर के थ्रू उनको सबको मिलने गए, उनके सबके इंस्टॉल लगाए। एंड इट वाज सो फेमस दैट इन्वेस्टिक्स फेयर ना, कि 15 साल तक के, मेरे छोड़ने के बाद भी 15 साल तक वो चल रहा था। हाँ, तो मार्केट का जो फैसिनेशन था ना, हाँ। वो जब से पकड़ा उसके बाद फिर पकड़ ही लिया। मार्केट का तो फ़ैसिनेशन है ही मधु सर। एक और चीज़ जो मैंने आपके बारे में नोटिस की है, आपने इतने सारे नाम गिनाए, आप एक रिलेशनशिप बनाते हैं, उसके बाद उसको सालों तक फिर नर्चर करते हैं। चाहे आपके वो कॉलेज से रहा हो, चाहे उसके बाद आपने जो नाम गिनाए उनसे रहा हो। ये नेचुरली आता है आपको या फिर इसके लिए आपने थोड़ी-सी मेहनत करी है? अनुज, ये मैं कभी बात नहीं किया, आज आपसे बात करने का दिल है तो बात करता हूँ। हाँ, सी, मैंने पहले तो एकदम नेचुरली आता है हमारे में ना, हाँ, बिकॉज हम लोग बहुत सिंपल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं, तो हमको ज़्यादा पॉलिटिक्स छल कपट वैसे भी आता नहीं है हाँ, बेसिकली, हाँ, राइट। और हमने वैसा हमारी फैमिली में कहीं देखा नहीं है। दूसरा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने देखा कि मेरे जहाँ रिश्ते बन गए ना, हाँ, वहाँ फिर पैसा बहुत बन जाता है। हुँ, रिश्ते बनना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है इवन मार्केट में ना। जो अभी क्या, एक प्रमोटर है आपसे एक स्ट्रैटेजिक लेवल पे बात करता है, कुछ दूसरे से किसी और दूसरे स्ट्रैटेजिक लेवल पे बात करता है, पर अगर आपसे उसका रिश्ता है ना, हाँ, रियल वन टू वन, तो आपका एक पर्सपेक्टिव अलग होता है। जैसे राकेश भैया से मेरा क्या था, मेरा एक रिश्ता ही था, हाँ, राइट। हाँ, वी आर नॉट ब्लड रिलेशनशिप, हाँ, बट उन्होंने इतना प्यार दिया हाँ, मुझे, और हाँ, इतना कुछ सिखाया, वो हाँ, सिर्फ रिश्ते के कारण। हाँ, तो अभी ना अनुज, मैं आई हैव नाउ अंडरस्टूड कि जो आदमी कोई भी रिलेशनशिप की एनपीवी वैल्यू समझ जाए ना, हाँ, दिस फर्स्ट टाइम आई एम स्पीकिंग अबाउट इट, हाँ, विच इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू हाँ, ऑफ व्हाट ए रिलेशनशिप इज। हाँ, कि आप सपोजिंग कोई आदमी के साथ 20 साल रहने वाले हो, हाँ, तो 20 साल में आप उससे क्या सीख सकते हो, क्या पा सकते हो, राइट, या आप उसको क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो फिर आप कभी ट्रांजेक्शन्स में नहीं उलझोगे। हुँ, हुँ। मैंने देखा है ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना, 95% लोग ट्रांजेक्शन्स में रिश्तों को सेक्रीफाइस कर देते हैं। बट आपका मानना ये है कि सबसे पहले रिश्ते हैं। सबसे पहले रिश्ता है, फिर हाँ, ट्रांजेक्शन तो हो जाएगा, एक आध ट्रांजेक्शन कोई ऊपर नीचे भी हो गया लॉन्ग हाँ, टर्म हाँ, रिश्ते में, तो हाँ, क्या हो जाने वाला है। हाँ। नहीं, मैंने ऑब्ज़र्व किया था इवन कोविड के टाइम पर जब आपने इतने लोगों की मदद की थी, मेरी काफ़ी आपने मदद की थी और वो एकदम बिल्कुल जहाँ से भी आपको मदद की अपील आ रही थी, आप वहाँ पे मदद कर रहे थे उस समय। पर वो तो जरूरत थी हाँ, अनुज, हाँ, उस समय भी हम हमारे लोगों के लिए नहीं खड़े होंगे, हाँ, तो फिर तो फायदा ही क्या है जीवन करना। बिल्कुल। वो तो जरूरत थी, एंड आई एम सॉरी। हाँ। वो पूरा एफर्ट, नहीं, नहीं, वो तो ख़ैर चलता बट वो रहता है। हाँ, बट वो मैं बोल रहा हूँ हाँ, कि वो तो जरूरत थी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा मधु सर, फिर क्योंकि हम ये बात कर रहे थे कि आप आपने सोचा कि चलिए ठीक है, अब स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है। उसके बाद आपने शुरुआत सेल साइड से की थी? पूरी सेल साइड से करी थी अनुज। हाँ, और उसके बाद तो मेरे लिए स्टॉक मार्केट एक जरिया था, हुँ, मैं और बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, टू हैव ए बेटर लिविंग। क्योंकि हम अगर कहीं और जाते ना, तो हमको उतने पैसे नहीं मिलते हैं। हाँ, तो लेट्स से इन 1992 व्हेन आई गॉट इनटू द मार्केट, मैं उस समय भी 12,000 रुपये महीना कमा रहा था। हुँ, मेरे कोई बैचमेट को 12,000 की सैलरी नहीं थी। हुँ, तो ये मुझे समझ में आ गया था कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पैसा जहाँ बनता है। पे पैसा अच्छा मिलेगा, सैलरी भी अच्छी मिलेगी। हाँ, और अगर मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाके काम करूं या कोई कॉर्पोरेट फाइनेंस में काम करूं ना, तो स्टॉक मार्केट में मेरे को उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा। हुँ, अब उसके बाद मैं फॉर्चुनेट था कि मैं, बिकॉज
अपने में जुनून तो था ही, तो हमने पहले साल ही बहुत पैसा कमा लिया और फिर मैंने मोतीलाल ओसवाल ज्वाइन किया। तो मोतीलाल ओसवाल में ज्वाइन किया लिटरली एज ए वर्किंग पार्टनर। तो अनुज पहले साल में हमारी मोतीलाल ओसवाल में 3 करोड़ की दलाली हो गई और हम लोग 1/3 के पार्टनर थे। तो 1 करोड़ रुपये हमको मिल गया। आप सोचो 93 94 में मेरे जैसे कोई लड़के को 1 करोड़ रुपये मिल गया, मेरा एक पार्टनर था। तो उस समय तो फिर एकदम कन्विक्शन हो गया कि ये दिस इज इट। मतलब उसके बाद कोई भी 0.5% भी डाउट था ना, तो चला गया बेसिकली। पर फिर भी मैं ऑनेस्टली एडमिट करता हूँ कि लेट्स से अप टिल 97 98 बिफोर आई मेट भैया, मार्केट वाज ए मीन्स कि भैया आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, आपकी अच्छी लाइफस्टाइल हो सकती है, पर वो एक डीपर लेवल अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना कि ये मार्केट इज नॉट ए मीन्स टू मेक इनकम but it is a means to create wealth. I'll just repeat. Market is not a means to make income, but it is a real means to create wealth. वो मुझे भैया से मिलने के बाद ज्यादा समझ में आया और फिर ऑफ कोर्स उनका आशीर्वाद रहा पूरे जीवन में मेरे। और फिर मैंने भी काफी डिग किया, मैंने भी बहुत मेहनत करी। तो वो टर्निंग पॉइंट था, आप ये बोल सकते हो, बिटवीन माई अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम इनकम टू वेल्थ। आपके कोई भी इंटरेक्शन में ऐसा नहीं हुआ है कि आप राकेश भैया का रेफरेंस ना लेकर आए हो? बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है आप उनसे, लग रहा है। मतलब इन्फ्लुएंस से ज्यादा ना इंडेटेड हूँ मैं ग्रेटफुल हूँ। और सी मैं हमारे पोर्टफोलियो नहीं मिले, मेरा पोर्टफोलियो एकदम अलग था उनसे। अभी भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो है ना अलग है, बट इन्फ्लुएंस तो था ही मैं, बट मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को उनका साथ मिला, मेरे को उनका आशीर्वाद मिला। सबसे बड़ी क्या चीज सीखी आपने उनसे, जो अगर अब जो यंगस्टर्स हैं, अब अनफॉर्चुनेटली वो रहे नहीं हमारे साथ, लेकिन उनकी सीख तो हमेशा रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट सीख क्या सीखी आपने? तो 2-3 चीजें हैं अनुज, मैं अपन आधी घंटा उसी के बारे में बात कर सकते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ 2-4 चीजें मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगा। फर्स्ट, जो ये एक्चुअल ओवरऑल साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी है ना मार्केट में, कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वो सबसे बड़ी चीज मैंने उनसे सीखी। मतलब एक जो सोच है ना, आप कोई आदमी आके क्या बोलता है मैं 1 करोड़ कमा लूँ, 2 करोड़ कमा लूँ, बट किसी को ये नहीं लगता है कि मैं 10,000 करोड़ कमा सकता हूँ। वो भैया ने करके दिखाया था, राइट। और हम लोगों को ये पता था कि ये साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी ये बहुत ज्यादा बड़ी है। दूसरा ना, एक जो इन्वेस्टिंग के लिए फ्रेम ऑफ माइंड चाहिए ना, कि वो एक अच्छे ट्रेडर भी थे और बहुत अच्छे इन्वेस्टर भी थे। तो उसको बाइफरगेट कैसे करने का, कि आप ट्रेडिंग को मिक्स मत करो और इन्वेस्टमेंट को मिक्स मत करो। थर्ड, द बिगेस्ट थिंग विच आई हैव टू टेक वन की टेक अवे, उन्होंने ये बताया कि बेसिकली क्या है, आप साफ सुथरे तरीके से काम करके भी ना बहुत वेल्थ कमा सकते हो। तो आपको कोई चीज मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है, कोई शॉर्टकट की जरूरत नहीं है। आप साफ सुथरे तरीके से भी, बिकॉज स्टॉक मार्केट में तो आपको शेयर लेना है और आपको शेयर बेचना है। कहते थे किसी की बददुआ मत लो, बददुआ मत लो। एंड फोर्थ, which he always used to tell me, that in the markets always remember, your patience will be tested, but your conviction will be rewarded. तो अगर आपका पेशेंस टेस्ट नहीं हो रहा है ना, तो आप राइट ट्रैक पे नहीं हो, और अगर आप कन्विक्शन में हल गए तो भी आप राइट ट्रैक पे नहीं हो। बिल्कुल। तो क्या यही रीजन है कि आपने उन्हीं के एक तरीके से फुटस्टेप्स को फॉलो किया? अब आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं, सीधा आप कंपनी में जैसे स्टेक लेते हैं, ये नहीं कि 5,000 शेयर ले लिया। क्लियरली अनुज, वो क्लियरली है। और ऑब्वियसली अब तो मैं 5,000 लेके तो अपने आप से ऊपर इंजस्टिस ही करूंगा। तो क्लियर है कि अब फोकस है इन्वेस्टिंग में, एक कंपनीज को समझने में। और मैंने देखा है कभी भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो नानुज, बहुत आसानी से पैसा सिर्फ बुक्स में पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, या बोलने में बहुत अच्छा लगता है, या हाइंडसाइट में अच्छा लगता है। बड़ी वेल्थ आपका पेशेंस टेस्ट किए बिना और आपके खुद के कन्विक्शन के बिना नहीं आ सकती। और बोरोड कन्विक्शन से ना कभी इनकम बना सकते हो, बट बोरोड कन्विक्शन से बड़ी वेल्थ नहीं बना सकते। तो इसके लिए ये ऐसा होता है कि जो कोटेल इन्वेस्टिंग है कि चलो जो
मधु सर ने ले लिया वही मैं ले लूं, उस तरीके से पैसा बनता नहीं है, आपको अपनी खुद की रिसर्च मैं करके आपको बनाना खुद को पड़ेगा। रिसर्च करना पड़ेगा। हाँ बिकॉज क्या है, मधु सर कब लेंगे, मधु सर कब बेच देंगे, वो हाँ कंपनी में क्या डेवलपमेंट हो हाँ जाएगा, क्या हाँ उनकी सोच है, हाँ जब तक आप वो नहीं जानते हो ना, हाँ तब तक के कोई भी। और इसीलिए मेरे को कितने बार ये फोन करके मार्केट से कोई बोलता है हाँ कि इसने ये ले लिया, उसने फलाने ने ये कर दिया, हाँ वो तो ऑब्वियसली वो एक इनपुट है हमारे लिए कि हाँ चलो अच्छी बात है भाई, हाँ हाँ इसने ले लिया, पर हाँ उससे क्या होता है? हाँ हाँ उससे क्या, कोई कितना कोई तीसमार खा भी कुछ भी ले ले, हाँ पर अगर वो कंपनी अच्छा नहीं हाँ करेगी, आरओई हाँ नहीं आएगा, आरओसी नहीं आएगा, हाँ और बिजनेस का प्रोस्पेक्ट अच्छा नहीं होगा, हाँ तो क्या होता है उससे? जो लेगा तो हो सकता है 10-20%, 2-4-10 दिन बढ़ जाए, हाँ, उसके बाद क्या होगा? बिल्कुल। अच्छा, आप सब मार्केट में इतने बड़े-बड़े वेल्थ क्रिएटर्स हैं, पर्सनल वेल्थ आप लोगों ने इतनी क्रिएट की है। आप लोगों के बीच में कुछ हेल्दी कंपटीशन होता है क्या कि इसने ये स्टॉक मल्टी बैगर निकाला, मेरा भी अब अगला मल्टी बैगर बनना चाहिए, ऐसा मेरा कुछ? कोई कंपटीशन नहीं है अनुज। हाँ, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, हाँ, मेरे जिंदगी का एक ही लक्ष्य है हाँ। कि मैं बेटर वर्जन ऑफ मधु केला हर रोज कैसे बन सकता हूँ, हुँ, हुँ, कि मैं अपने आप को डेली कैसे कंपाउंड कर सकता हूँ। हुँ, मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। और दूसरा, मैं वो स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करता हूँ कि आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन अगर कोई मेरे जानने वाला पैसा कमाता है तो। हाँ, हाँ, कि तो ये तो है ना कि अपने को पार्टी में बुलाएगा, खाना खिलाएगा, कभी जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है मदद भी कर दे, हाँ, राइट? हाँ, अगर दुबई के शेख ने पैसा कमा लिया, मेरे को क्या लेना देना उससे? हाँ, हाँ, तो अपने कोई जानने पहचानने वाला पैसा कमाए तो अच्छी बात है ना। हाँ। मतलब भाई एक चीज़ है, आजकल तो खैर हर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है और लोगों को लग रहा है कि पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन मुझे याद है वो फेज़ था अर्ली 2000s का, जब आपने करके दिखाया था कि एक फंड भी 100 बैगर बन सकता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, 100%। तो और वो मेरी जिंदगी का सबसे प्राउड पीरियड ही वही है एग्ज़ैक्टली, अनुज, हाँ, क्योंकि हाँ, उस समय ना हाँ, हमने हमारे अलावा हाँ, लोगों के लिए रियल में पैसा कमाया हाँ, हाँ, है। वो एक जो सेटिस्फेक्शन था, हाँ, वो अलग ही था। एक्चुअली 110 गुना हुई थी एनएवी हाँ, रिलायंस ग्रोथ फंड की विन दैट टेन्योर, जो सुनील और मैं मैनेज करते थे। हाँ। 110 गुना एनएवी हुई थी। तो उसमें कभी एक फेज़ आया जिसमें लगने लगा कि अब फंड इतना बड़ा हो गया है, कई बार तो अनुज, तो कई बार आया। तो फिर क्या करते हैं उस स्टेज में? पर वही अब आपको रिमाइंड करने का है कि साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट मैं हाँ, तो एक काम करता था ना, जब हाँ, भी कभी मंदी आती थी ना, हाँ, ये हाँ, मेरा स्टैंडर्ड प्रैक्टिस था, हुँ, सो दैट मैं अपना खुद का कन्विक्शन डेवलप करूं। हाँ, मैं अपने मार्केटिंग वालों को बोलता था मेरे को 10-20-25 लोगों को मिलना है, हुँ, तो मैं जाके मार्केटिंग प्रेजेंटेशन करके आता था। हुँ, प्रेजेंटेशन जब आप करते हो तो आप प्रेजेंटेशन बनाते हो, हुँ, हुँ, प्रेजेंटेशन बनाते हो तो आपको खुद कन्विक्शन होता है, तो हुँ, धीरे धीरे करके क्या है, वो कन्विक्शन एक डिफरेंट लेवल पे चला गया। तो ये कन्विक्शन आ गया हुँ, कि हिंदुस्तान में कभी भी अगर बड़ा करेक्शन आएगा ना, तो ये लेने का अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। अच्छा, अब राकेश भैया की तो बात की आपने, आप थोड़ा-सा ग्लोबल जो बड़े नाम थे उनसे भी इन्फ्लुएंस थे मेरे ख्याल से, और एक मैं पढ़ रहा था आपके बारे में कि एक बुक आई थी 18 मिनट्स, या जिसको आप काफ़ी हाईली रिगार्ड करते हैं। या उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँगे? तो वो बेसिकली इफिशिएंसी की बुक थी। दैट हुँ, यू नो इट वाज रिटन बाय वन ऑफ द हार्वर्ड बिजनेस स्कूल प्रोफेसर। तो जैसे मैंने बोला ना अनुज, मैं अभी भी, द ओनली रीजन व्हाई आई कीप गोइंग इज बिकॉज आई वांट टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई हुँ, सेल्फ एवरी डे, हुँ, राइट? तो वो बुक ने मेरे को काफी हेल्प किया एज टू हाउ डू यू हाँ, ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, हाउ डू यू ऑर्गेनाइज योर लाइफ, हाउ हाँ, डू यू थिंक अबाउट टाइम एलोकेशन। हाँ, आपको कैसे आप 3 या 5 हाँ, बड़े जो फोकस पॉइंट्स हैं, हाँ, उनको कैसे आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। हाँ, तो मैं काफी पढ़ता रहता हूँ, हाँ, ऑटोबायोग्राफी काफी पढ़ता हूँ, हाँ, देखता हूँ, वीडियोस काफी देखता रहता हूँ, हाँ, हाँ, टू मेक श्योर दैट यू आर इन अ राइट कंपनी। तो अनुज, आज की घड़ी पे मेरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, अगेन, और ये इंटरव्यू में इतना इनफॉर्मली बात कर रहा हूँ हाँ, दैट वी आर नॉट इवन फेसिंग द टीवी, राइट? बिल्कुल। मेरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, मैं आई कैन गेट कॉम्प्लिसेंट, अच्छा, कि अभी आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है। हुँ, आप देखो, आप भगवान की दया से सब कुछ है। हाँ, आप बोलो नाम भी हो गया, पैसा भी बन गया, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हो गया, अच्छा परिवार भी है, सब कुछ है, हाँ, तो आप कॉम्प्लिसेंट तो हो ही सकते हो हो ना। सकते हैं, बिल्कुल, हाँ, बट मैं आपको अभी बोलता हूँ कि अनुज मेरे भाई, हाँ, 20 साल में हाँ, मुझे अभी ये लगता है हाँ, कि मेरे को एक गिलास पानी की प्यास लगी थी। हाँ, मैंने बोला एक गिलास पानी की प्यास लगी है, एक मैं बकेट लेके जाता हूँ, हाँ, और सामने समुंदर था, हाँ, पर मैं सिर्फ एक बकेट पानी लेके आ गया, हाँ, पर सामने समुंदर था। हाँ, मैं ड्रम भी ले जा सकता था, मैं टैंकर भी ले जा सकता था, मैं टुल्लू पंप भी ले जा सकता था। हाँ, कि मार्केट उस तरीके इस से, मार्केट उस तरीके की है। हाँ, तो मैंने तो सिर्फ अभी भी मेरी जिंदगी में सिर्फ एक बकेट पानी ही निकाला है।
अच्छा, अभी तो टैंकर आना बाकी अभी है। टैंकर आना बाकी है। ओके। अच्छा, मधु भाई, आपकी इतनी फ़ैसिनेटिंग स्टोरीज़ रही हैं, मेरे ख़्याल से सबसे फ़ैसिनेटिंग स्टोरी जैसे आप वैसे आपने कई बार शेयर भी करी है, लेकिन मैं एक बार फिर आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ। और ऑब्वियसली विद फुल डिस्क्लेमर कि वो पहले की एक कहानी थी, जब डिवीज़ लैब्स में आपने रिलायंस म्यूचुअल फंड में थे, तब आपने एक बड़ा स्टेक लिया था। वो वाली कहानी ज़रा थोड़ा-सा हमारे जो आवाज़ के व्यूअर्स हैं, उनको अगर आप सुना सकें तो? आई थिंक मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट 100% बोलता हूँ। सी, मुरली देवी मेरे पूरे इन्वेस्टमेंट करियर में हुँ, एक ऐसे एंटरप्रेन्योर मिले मुझे। हुँ, आई थिंक इजीली ही इज द बेस्ट आई हैव कम अक्रॉस। ओके। और मैं आपको इतना बोलता हूँ, मैं 1000 लोगों से मिला हूँ हाँ, कम से कम, हाँ, हाँ, छोटे बड़े हाँ, 1000 लोगों से मिला हूँ मैं, हाँ, और हजारों लोगों से हाँ, अपने बिजनेस का रिलेशनशिप रहा होगा। हाँ, बट वो एकदम स्टैंड अपार्ट है। मतलब वो, और क्या है, मोर देन दैट ना, उनका खुद के काम के लिए एक जो डेडिकेशन है, उनका एक खुद के काम के लिए जो पैशन है, एक अंडरस्टैंडिंग है, क्लियर एक विजन है, और जिस राइट तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूशन किया ना अनुज, 140 करोड़ का मार्केट कैप था अनुज, जी, सिर्फ 140 करोड़ का। हाँ, आज की घड़ी में 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। हाँ, आप समझो, अगर मैंने 1 करोड़ रुपए डाल दिया होता ना, हाँ, और जो डिविडेंड आया हाँ, डिविज से उसको री इन्वेस्ट किया होता, हाँ, तो मेरा पैसा कुछ 1000 1500 गुना हो जाता। बाप रे! हाँ, इतनी बड़ी स्टोरी थी वो। हाँ, तो मैं तो देखो, मैं अभी कोई भी कहानी बता सकता हूँ, हाँ, पर झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, मुझे कुछ फार्मास्यूटिकल का पी नहीं मालूम था, हाँ, ना मुझे कोई वो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च में कौन से क्लाइंट से बात करते हैं, हाँ, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, मुझे कुछ मालूम नहीं था। हाँ, मैं तो उनको मिला, हाँ, और वो 4 घंटे में इतना प्रभावित हो गया हाँ, कि उनका जो फोकस, क्लैरिटी ऑफ थॉट, हाँ, जब कंपनी का प्रॉफिट 100 करोड़ नहीं था, हाँ, मैंने उनको पूछा था, सर किसी हाँ, साल कभी अपना प्रॉफिट 5000 करोड़ हो सकता है क्या? तब तो बोले पूछा था यू आर, आपने? हाँ, हाँ, मैंने उस समय पूछा था हाँ, उनको, हाँ, बिकॉज वो जो अपॉर्चुनिटी उन्होंने मेरे को बताई ना, हाँ, वो वैसी लगी थी। उस हाँ, समय 100 करोड़ का प्रॉफिट नहीं था, हाँ, तो उन्होंने एक ही वर्ड बोला था, यू आर टू कंजर्वेटिव। हाँ, मतलब वो उन्होंने मेरे को गाइड नहीं किया हाँ, कि हो सकता है या कब होगा, हाँ, पर उन्होंने बोला कि अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ा है, हाँ, 5000 से ज्यादा भी हो सकता है। हाँ, और हाँ, अभी जैसे दिख रहा है, हो सकता है 5000 से ज्यादा भी होगा। हाँ, और तो पहली ही वॉज आउटस्टैंडिंग। आई एम सेइंग, अनु देखो, कोई हाँ, कंपनी, हाँ, आप सोचो, डिवीज लैब ने सिर्फ 4 करोड़ रुपया हाँ, एक्सटर्नल इन्वेस्टर से लिया है, सिर्फ 4 करोड़ रुपया। उसके बाद से कभी फंड रेज़िंग नहीं की है। उसके बाद जीवन में ना डेट लिया ना इक्विटी लिया, हाँ, मतलब डेट लिया होगा टेम्परेरी हाँ, पीरियड के लिए, हाँ, इक्विटी नहीं लिया, डेट नहीं लिया। हाँ, वो सिर्फ 4 करोड़ के ऊपर, हाँ, मेरे हिसाब से मे बी 20,000 करोड़ का कैश फ्लो बनाया होगा उन्होंने, या ज्यादा बनाया होगा इन लास्ट 20 ईयर्स। वाओ! हाँ, 5-6 हजार करोड़ तो अभी कैश बैलेंस शीट में है, हाँ, डिविडेंड बांटा है, प्लस कैपेक्स में खर्चा किया है। हाँ, हाँ, तो ये वन ऑफ इट्स ओन काइंड है, मैं बोलता हूँ। बिल्कुल। और पहली बार उनसे मिलने के लिए आप एयर खास तौर से एयर वो की ये एक फ्लाइट बड़े की बड़ी टिकट लेके इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, हाँ, पर वो भगवान की दया थी हाँ, कि यू नो वाज फॉर्चुनेट कि मैं उनको मिल पाया, और हाँ, मैं टाइम बिता पाया उनके साथ। हाँ, बिल्कुल। वो मधु सर ने वो टिकट बुक की और उनके साथ जाके बड़ी मेहनत करके उनके साथ जाकर बैठ गए और वो तब पहली बार उनसे मुलाकात की। आजकल के जो इतने एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनमें किसी में आपको वो झलक दिखती है मुरली डीवी वाली? कोई आपको आउटस्टैंडिंग मैं भी खोज रहा हूँ एंटरप्रेन्योर? अनुज, कोई पता चलेगा तो आपको जरूर बताऊंगा। हाँ, मतलब बट मैं आपको बोल रहा हूँ अभी तक के, सी वो तो ब्लेंड है ना। हुँ, बहुत सारे लोगों ने हिंदुस्तान में बहुत बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज बनाई हैं, हाँ, बट वो एक क्वालिटी ऑफ पर्सन, क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन, हाँ, क्वालिटी ऑफ थिंकिंग, हाँ, फोकस, हाँ, इंटेग्रिटी, हाँ, इंटेलिजेंस, वो ब्लेंड हाँ। मिलना बहुत मुश्किल है। तो मतलब आज भी क्या जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले प्रमोटर की क्वालिटी देखते हैं? क्या सबसे पहले सबसे ऊपर वो आता है? पूरा वही देखता हूँ। ओके। मैं आपको ये बोल सकता हूँ, हाँ, इन्वेस्टिंग बिजनेस में मेरे हिसाब से दो ही चीज है। हाँ, एक, आप हेडविंड के साथ हैं कि टेलविंड के साथ हैं। ओके। कि अगर आप टेलविंड के साथ हैं, धंधा बहुत अच्छा चल रहा है ना, हाँ, तो मीडियोकर आदमी भी बहुत अच्छा कर लेगा, और मीडियोकर आदमी में भी आपके बहुत पैसे बन जाएंगे। तो हुँ, आपको ये चूज करना है कि आप टेलविंड के साथ रहो हमेशा। हुँ, दूसरा, मैं बोलता हूँ प्रमोटर इज 70-80%। हुँ, बिजनेस के अलावा प्रमोटर इज 70-80%। बिल्कुल।
मैंने मेरी लाइफ में देखा अनुज, कितने अच्छे अच्छे प्रमोटर्स को भी ना बहुत तकलीफ आती है, बहुत बिल्कुल तकलीफ आती है। बिल्कुल। हाँ। मैं आपको बताता हूँ, जैसे फुल डिस्क्लोजर, अभी हमारा जो अरुण कुमार है स्ट्राइड्स वाला, हाँ। राइट, यू नो कि मेरा इन्वेस्टमेंट है उसमें, बिल्कुल। हाँ। पर मैं बोलता हूँ आपको कि वो भी क्या एक रियल डिफरेंट टाइप का ग्रेट एंटरप्रेन्योर है। जो भी तक कभी तकलीफ आई, अभी लास्ट 2-3 साल में कंपनी के कोविड की वजह से कंपनी में बहुत तकलीफ थी, पर वो एक ऐसा एंटरप्रेन्योर है ना, अभी उसको जब ये तकलीफ आई तो उसने सबको बोला प्रोफेशनल जाओ भैया, मैं खुद आ गया। वो ज्वाइन आया कंपनी में वापस, उसने एक बार वापस से कंपनी को टर्न अराउंड करके दिखाया। तो अगर आपका वो एंटरप्रेन्योरियल बेट राइट है ना, तो हो सकता है आपको एक समय निकालना पड़ता है बाजार में जो कठिन होता है, पर वो एंटरप्रेन्योर चीजों को ठीक कर देता है। ये जब समय निकालना होता है, ड्रॉडाउन्स होते हैं, उस फेज में आप क्या करते हैं फिर? इंडिया स्टोरी के ऊपर कन्विंस रहते हैं हाँ। और अपने खुद के स्टॉक मार्केट की स्टोरी के ऊपर कन्विंस रहते हैं। और कई कई बार ऐसा होता है कि पैसा भी लग जाता है वो कन्विक्शन में, कई कई बार पैसा भी लगा है, बट बाय एंड लार्ज थिंग्स हैव बीन गुड, यू नो। तो अनुज एक काम और हम और करने लगे ना, अब हम वो कंपनीज के ऊपर ऐसा नहीं कि एक बार व्यू बना लिया और 5 साल बाद देखेंगे, अब उसको क्वार्टरली बेसिस पे रिव्यू करते हैं, कॉम्पिटिटर से बात करते हैं, उस कंपनी के बिजनेस को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये कठिन समय आया क्यों है। मतलब कोई एक्सटर्नल, सपोजिंग आप कोई XYZ प्रोडक्ट बनाते हो और प्रोडक्ट का भाव 100 रुपए का 30 रुपया हो गया, 50 रुपया हो गया, और उसकी वजह से आपका 2 क्वार्टर का प्रॉफिट खत्म हो गया, उसकी वजह, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप कोई खराब एंटरप्रेन्योर हो गए, वो तो आपके हाथ में है ही नहीं ना। पर मार्केट उसको रिएक्ट करता है कि 2 क्वार्टर खराब हो गया तो भाव आधा हो जाएगा। पर हम लोग जब भी अभी कोई हमारी कोई भी पोर्टफोलियो कंपनी में तकलीफ आती है ना, तो मैं पहले फंडामेंटल रीजन को समझने की कोशिश करता हूँ कि ये तकलीफ आई क्यों है, और अगर ये तकलीफ टेम्परेरी है तो भाव भी टेम्परेरी घटेगा, और अगर परमानेंट तकलीफ है, कोई एक्चुअली सपोजिंग मैंने कोडाक में इन्वेस्ट कर दिया होता, तो वो परमानेंट तकलीफ है, बिल्कुल। तो कोडाक मोमेंट भी होते हैं, तो फिर नुकसान करके बेच के आगे बढ़ते हैं। हाँ, बट तो मतलब, लेकिन आप जैसे कहते हैं पीरियोडिक रिव्यू करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि अगर आप डाउन है लेकिन आपका थीसिस इंटैक्ट है तो बने रहेंगे, जोर लेकिन से, हाँ। बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता ना। हाँ। वो मैं बोला ना हाँ। बॉस, हेवन का रास्ता हाँ। और स्टॉक मार्केट में वेल्थ हाँ। क्रिएशन का रास्ता दोनों बहुत कठिन है। हाँ। वो पेशेंस तो आपका टेस्ट हो ही गई, हाँ। अगर आप वैसे हिल गए हाँ। तो आपके हाथ में कोई शेयर रह ही नहीं सकता, बिकॉज हाँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि कॉर्पोरेट में तकलीफ ना आए। बिल्कुल। मधु जी, कभी कोई स्टॉक बेचने के बाद रिग्रेट होती है क्या कि ये बहुत जल्दी बेच दिया या बहुत लेट बेचा? बहुत ज्यादा, अच्छा। डिवीज नहीं है, डिवीज में है, हाँ। 100% है। नहीं, लेकिन उसमें आपने बहुत पैसा बनाया था उसका। पैसा बनाया, पर वही बोला ना, समुंदर था, बाल्टी लेके आ गए। तो फंड में एक बहुत पैसा बनाया, हमारे फंड में हमारे पास 8-10% स्टेक था, फंड ने बहुत पैसा बनाया, एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन फंड के पास तो अभी भी है डिविस के शेयर जो उस समय के हमारे लिए हुए थे। जो तो निपॉन म्यूचुअल फंड है। रिग्रेट बहुत है अनुज, दो रिग्रेट दो ही तरीके का है। एक तो कम लिया, कि जो साइज पे लेना चाहिए था वो नहीं लिया, और बहुत जल्दी बेच दिया। ये भी अनुज मैं बता रहा हूँ, नहीं, एक इसको ना बहुत समय लगता है ये चीजों को सीखने के लिए, समझने के लिए ना, कि रियल अपॉर्चुनिटी स्टॉक मार्केट की क्या है ना, उसको सीखने समझने के लिए बहुत समय लगता है। तो हम लोग को जब आए भी थे ना, अभी क्या है, सपोजिंग आप बोलो कि आज आप इन्वेस्टेड हो, अभी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, अब आपका कितना भी कन्विक्शन होएगा, अभी 100 रुपए का मान लो 75 रुपए घट जाता है, तो आदमी का हाल ही जाएगा ना, लगेगा यार 25 और उस समय आपका भी कॉन्फिडेंस काफी शेक हुआ था, मुझे याद है जब वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। हम लोग पर शेक हुआ था, पर इंडिया के ऊपर कन्विक्शन शेक नहीं हुआ था, पोर्टफोलियो तो डाउन था। हमने, मैं बोला ग्रीनिस बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, उस समय तो मैं रिलायंस का म्यूचुअल फंड चला रहा था, 40% ऑफ द इंटायर म्यूचुअल फंड वाज इन कैश। अच्छा, तो आप पहले से इतना ज्यादा हमने बड़ा कॉल लिया था वो, कि यार ये लफड़ा है, और वो उस समय आपको पैसा आया था, हमको 2008 में हमने पैसा भी बहुत रेस किया था। बट अनुज तो रिग्रेट रहने वाला ही है, और मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूँ कि अगर 0 to 100 है ना शेयर बाजार में, कि आप 100 पे हो कि आपको पूरा आता है, और 0 पे आपको कुछ नहीं आता है, तो मैं अभी अभी अपने आप को रेट करता हूँ कि मैं 5 पे हूँ।
कि आप अभी 5 पे हैं तो फिर बाकी तो लोग अभी कहाँ होंगे? हाँ, नहीं पर वो रियलिटी है हाँ, दैट यू नो अभी और बहुत कुछ सीखना, बहुत कुछ हुँ, एक्सपीरियंस हुँ, करना हुँ, बाकी है। सिर्फ इच्छा ये है हुँ। कि इस लाइफ टाइम में 5 से कभी 50 तक तो पहुंचेंगे। नहीं, मैं सच में एक चीज़ मधु भाई देखिए कि आपके अंदर बिल्कुल एरोगेंस नहीं आई है, इतना पैसा आपने बनाया, आपका पोर्टफोलियो पब्लिक डोमेन में है, लोग उसकी वैल्यू निकाल देते हैं क्लियरली, लेकिन कोई एरोगेंस नहीं आई आपके अंदर। और मेरा तो एटलीस्ट मुझे जहाँ तक ध्यान है, आपको अगर मैंने चाहे रात को 11 बजे भी फ़ोन किया है, अगर किसी पर्सनल प्रॉब्लम से, तो आपने मेरा फ़ोन उठाया फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड आई एम अस्यूमिंग कि वो एरोगेंस तो हमारे रूट इतना स्ट्रांग है हाँ, अनुज, वो कभी आ नहीं सकती है। हाँ, मैं आपको पर्सनल एक इंसिडेंट बताता हूँ। हुँ, यू नो सी ये पैसा और पावर जो है ना, ये कब आएगा और कब जाएगा हुँ, किसी को पता नहीं है। हुँ, ये समझने वाली बात है। पर आप प्रकृति को अगर देखोगे ना, तो जब आप पहाड़ चढ़ते रहते हो ना, तो आपका सर हमेशा झुका हुआ रहता है। हुँ, आप ध्यान देना। हुँ, और जब आप पहाड़ से उतरते हो ना, हुँ, तो आपका सर हमेशा ऊपर उठा हुआ रहता है। हुँ, हुँ। तो जब तक आपका सर झुका हुआ है ना, आप ऊपर जा रहे हैं। तभी तक आप समझ हो आप ऊपर जा रहे हो। हाँ, जिस दिन उठ गया ना, हाँ, तो समझ जाओ आप नीचे आना चालू कर दिए। हाँ। मैंने कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन बात सही कही है आपने। आप देखना वैष्णो देवी जाते हो, हाँ, जब मैं तो कई जाते बार जाते जाता जाते हूँ। हो तो पूरा सर थोड़ा-सा आगे एकदम झुक के नीचे जाते रहता हैं। है। हाँ, 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 नीचे रहता है। हाँ, और जब ऊपर से आते हो, हाँ, तो हमेशा ऊपर रहता है। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, बिल्कुल बहुत शानदार बात कही आपने। तो एक आखिरी सवाल आपसे फिर, यहाँ से अगले 10 साल के लिए आपका क्या विज़न है? आप क्या अचीव करना चाहते हैं? मैं 5 मिनट लूंगा इसको आंसर करने के 100% लिए। बहुत टाइम है। तो अनुज, ये हिंदुस्तान में ना रियल में भयंकर तेजी लगता है। मार्केट का मुझे नहीं पता, मार्केट में तो करेक्शन आएगा, हो हुँ, सकता है अभी इतना बढ़ा हुआ है मार्केट, हो सकता है करेक्ट भी आएगा। हिंदुस्तान में बहुत तेजी लगता है। मुझे लगता है ये अगला 10-20 साल ना इंडिया का है। तो वे पूरी दुनिया शेप अप कर रही है ना, राइट। जिस हिसाब की पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है, हुँ, आज चाहे अमेरिका में देखो, यूरोप में देखो, जापान में देखो, जहाँ की दुनिया में प्रॉब्लम है, और इंडिया ने जिस हिसाब से, हर चीज का एक वक्त आता है। इंडिया का वक्त था, इसलिए इंडिया को मोदी जी मिल गए, हुँ, राइट। एक ऐसा लीडर भी इस देश को ऐसे टाइम पे मिलना, हुँ, जहाँ पे अपन रियल में क्राइसिस से गुजर रहे थे। हुँ, तो मुझे लगता है 10-20 साल अभी इंडिया का है। ये जो 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ना, मुझे मुझे लगता है ये पक्का 20 साल के अंदर हुँ, अपन 20 ट्रिलियन के ऊपर होंगे, वाह! राइट। हुँ, तो हमने जो हजारों साल में 4 ट्रिलियन तक पहुंचे, और अगले 20 साल में ये 4 से 20 होने वाले हैं। हुँ, तो जितना काम हुआ है 1000 साल में, हजारों साल में, उससे कई गुना काम हो सकता है अगले 20-25 साल में होगा, राइट। तो मुझे लगता है कि फ्रॉम अ वेल्थ क्रिएशन परस्पेक्टिव ना, देयर इज लॉट टू गो। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ हुँ, कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, और हमें हमेशा मुंडी गड़ा के हुँ, काम करें। और मैं बोलता हूँ कि बहुत कुछ अभी करने को बाकी है, हुँ, और बहुत कुछ यू नो देने को बाकी है। हुँ, थर्ड, मैं चाहूँगा कि भगवान हमको ऐसे सुबुद्धि दे, जो मैंने ऑलरेडी करना चालू किया है। मैं प्लक्षा यूनिवर्सिटी में एसोसिएटेड हूँ, हुँ, अभी मैं हेडगेवार हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूँ, आपको पता ही है। हुँ, मैं ईशा फाउंडेशन में एसोसिएटेड हूँ। भगवान हमको ऐसी सुबुद्धि दे कि हमारा पैसा कमाने का मोटिवेशन हुँ, एक्चुअली अच्छा काम करना हो, हुँ, 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 क्योंकि हम कुछ ना कुछ इसमें अच्छे काम में लगा सकें। और ये आपसे बात करने का पर्पस भी यही है हुँ, कि कहीं ना कहीं कुरुद गांव के जैसे गांव में हुँ, कोई ना कोई एक जिज्ञासु, हुँ, कोई ड्रिवन आदमी बैठा होगा। वो जो हो सकता है ये इंटरव्यू देख इंस्पायर के हो जाए। इंस्पायर हो, बिल्कुल, बिल्कुल। राइट, ताकि हाँ, उसको भी ये लगे कि अगर हाँ, ये एक छोटे से गांव से आके हाँ, एक किसान का बेटा और यहाँ तक आ सकता है, तो हाँ, मैं क्यों नहीं। बिल्कुल। इस सीरीज़ का एम ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंस्पायर किया जाए, और आई एम श्योर कि आज की इस चैट से बहुत लोग इंस्पायर होंगे। मधु भाई, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी स्पेशल कन्वर्सेशन करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच।